हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम एंड वेलकम टू सुबेरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्लास 7 की जो SCRT है हिस्ट्री की, उसको डिस्कस कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने 4 चैप्टर तक डिस्कस कर लिया था। आज डिस्कस करेंगे उससे आगे के चैप्टर, यानी कि चैप्टर 5 से आगे तक के चैप्टर डिस्कस करेंगे, यानी कि आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसके अलावा हमने 6 और 8 की जो SCRT है हिस्ट्री की, उसको डिस्कस कर लिया है। उसका PDF भी हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है और 3 to 5 जो EVS है उसको भी डिस्कस कर लिया है। उसकी भी PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग 3 से लेकर के 10 तक की पूरी SCRT के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। एंड PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं चैप्टर 5 से। तो जो चैप्टर 5 है, तो चैप्टर 5 का नाम क्या है? शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल। तो इन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट था कि प्राचीन समय में अपने धार्मिक विश्वासों को व्यक्त करने के लिए बौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्म से जुड़े उपासना स्थल का निर्माण करवाया गया। यानी कि प्राचीन टाइम की बात हो रही है। तो जो हमने क्लास 6 की SCRT की थी, वहाँ पर सारी बातें प्राचीन समय को लेकर के थीं। तो प्राचीन समय में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के लोगों ने उपासना स्थलों का निर्माण करवाया था। उसी से प्रेरित होकर के मध्यकालीन के जो शासक थे, उन्होंने भी स्थापत्य कला के कई नमूने निर्मित करवाए। तो आज यहाँ पर हम मध्यकाल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो क्लास 7 की SCRT है उसमें मध्यकालीन जो इतिहास है उसके बारे में बताया गया है और जो क्लास 6 की है वहाँ पर प्राचीन समय की बातें हैं। एंड अगला जो पॉइंट है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं एवं उनके अधिकारियों द्वारा 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया गया। यानी कि आज हम यहाँ पर कब तक की बात करेंगे? 8वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक। और यहीं तक जो मध्यकालीन इतिहास है यहीं तक रहता है। उसके बाद फिर आधुनिक इतिहास शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम समझें कि पहली तरह की इमारतों में किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी तरह में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसे इमारतें बनवाई गई थीं। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो 8वीं से 18वीं शताब्दी है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो हम 3 भागों में बांट करके इसको समझेंगे। सबसे पहले 8वीं से 13वीं सदी में मंदिरों का निर्माण नागर एवं द्रविड़ शैलियों में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8वीं से 13वीं सदी में जो भी मंदिरों का निर्माण हुआ था वो किस शैली में थे मुख्यतः? तो वो थे नागर एवं द्रविड़ शैली में। एग्जाम्पल के रूप में यदि देखें, जैसे कि पुरी का जगन्नाथ जो मंदिर है ये नागर शैली में बना है। खजुराहो के जो मंदिर हैं मध्य प्रदेश में वो भी नागर शैली में बने हुए हैं। इसके अलावा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये बना है कलिंग शैली में। तो ये भी आपको याद रखना है, ये SCRT में पॉइंट था तो हमने इसको ले लिया है। आगे हम बात कर लेते हैं नागर शैली के बारे में। तो नागर शैली मतलब कैसी होती है? तो इस शैली के मंदिर आधार से शीर्ष तक आयताकार एवं शंक्वाकार संरचना होती है। मतलब ये जब स्टार्ट होते हैं आधार से लेकर के तो ये आयताकार होते हैं, फिर ऊपर की तरफ ये शंक्वाकार होते चले जाते हैं। केंद्रीय भाग में प्रधान देवता की मूर्ति स्थापित होती है जिसे गर्भगृह कहा जाता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि आपकी SCRT में दी हैं। आप लोग समझ भी सकते हैं कि क्लास 7 में है ये सारी चीज़ें, तो आपसे भी पूछा जा सकता है। तो केंद्रीय भाग में प्रधान देवता की मूर्ति रखी जाती थी और उसे गर्भगृह कहा जाता था। पत्थरों को तराश कर मंदिरों को बनाया जाता था। यानी कि जो नागर शैली है उसकी विशेषता क्या थी, या फिर ये समझ सकते हैं कि 8वीं से 13वीं शताब्दी में जो मंदिर बनाए जाते थे उसमें पत्थरों को तराश करके मंदिर को बनाया जाता था। दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का विकास हुआ। यानी कि जो नागर शैली है ये उत्तर भारत में प्रचलित थी और जो द्रविड़ शैली है ये दक्षिण भारत में। तो इसके भी एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, तो ये द्रविड़ शैली में बना है। सुंदरेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर ये सभी द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। और बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? ये तंजौर में है। बाकी ये दोनों कहाँ पर हैं? मदुरई में। तो आपको याद रखना है और उनकी शैलियाँ भी याद रखनी है कि कौन सा मंदिर किस शैली में बना है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अभी हमने 8वीं से 13वीं सदी की बात की थी, अब हम बात करते हैं 13वीं से 16वीं सदी की। तो 13वीं से 16वीं सदी की इमारतें इस काल में मेहराब और गुम्बद नामक 2 नवीन शैलियों का
प्रयोग शुरू हुआ। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि 13वीं से लेकर के 16वीं सदी में जो इमारतें बनाई गई थी उनमें किस शैली का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर होता है मेहराब और गुम्बद, इन शैलियों का प्रयोग हुआ था। भारत में बनने वाली पहली उपासना स्थल कुब्बत उल, यहाँ पर उल होगा, उस नहीं होगा, आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। कुब्बत उल इस्लाम यानी कि इस्लाम की शक्ति मस्जिद है, जो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में है। इमारतों में चूना, पत्थर और सुर्खी का प्रयोग होता था। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है कि 8वीं से 13वीं सदी तक क्या होता था, पत्थरों को तराश करके मंदिरों को बनाया जाता था, जबकि 13वीं से 16वीं सदी की जो इमारतें हैं वहाँ पर चूना, पत्थर और सुर्खी का प्रयोग किया जाता था। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। साथ ही ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत में बनने वाली पहली उपासना स्थल है कुब्बत उल इस्लाम। ये मस्जिद है और जो कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में बनी हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे यदि हम बात करें, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा में मेहराब का पहली बार प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये भी देखिए आपको याद रखना है, अलाई दरवाज़ा जो है, अलाई दरवाज़ा, तो उसी में मेहराब का पहली बार प्रयोग देखने को मिलता है। साथ ही आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो अलाई दरवाज़ा है इसका निर्माण किसने करवाया था, क्योंकि इसको हम बता चुके हैं पिछले जो हमने SCERT डिस्कस किए हैं वहाँ पर। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, जिसने भी वीडियो देखी होंगी पिछली वो लोग बता लेंगे। एंड आगे हम बात करते हैं, तुगलक काल की इमारतें ऊंचे चबूतरे पर और गुंबद संगमरमर का बनाया गया है। तो जो तुगलक काल की इमारतें हैं वो कैसी हैं, वो ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई हैं और जो उनका गुंबद है वो संगमरमर का बना हुआ है। इसके अलावा अटाला मस्जिद, ये आपको याद रखना है, ये कहाँ पर है, ये है जौनपुर में। और जो अटाला मस्जिद है जौनपुर में, ये भी तुगलक काल की ही इमारत है और ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है जौनपुर में। आगे हम बात कर लेते हैं, 12वीं शताब्दी में बिहार में तुर्कों का अधिकार हो गया था। इसके बाद बिहार में तुर्क अफ़गान शैली में इमारतों का निर्माण हुआ, जैसे कि बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि 12वीं शताब्दी में बिहार में तुर्कों का अधिकार हो गया और उसके बाद फिर बिहार में तुर्क अफ़गान शैली इमारतों का निर्माण होना शुरू हुआ। एग्जाम्पल के रूप में यदि देखें तो बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बिहार में है। और जो मलिक इब्राहिम थे ये एक प्रसिद्ध सूफ़ी संत थे और इसका जो निर्माण करवाया है, यानी कि मलिक इब्राहिम का जो मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया है, ये करवाया है सैयद दाऊद ने और 1353 ईस्वी में। इसके अलावा तुर्क अफ़गान शैली में निर्मित है ये, और तेलहड़ा का मस्जिद एंड बेगू हजाम का मस्जिद, ये भी तुर्क अफ़गान शैली में बने हुए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, गयासुद्दीन का मकबरा एक नई शैली में निर्मित है। तो जो गयासुद्दीन का मकबरा है ये भारतीय, यानी कि जो नागर और द्रविड़ शैली थी और इस्लामी शैलियों का समावेश हुआ है इसमें, किसमें, गयासुद्दीन के मकबरे में। और गयासुद्दीन का जो मकबरा है ये कहाँ पर बना है, तो ये बना है नई दिल्ली के तुगलकाबाद में। तो ये भी आपको याद रखना है कि गयासुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है, तो ये है तुगलकाबाद में, नई दिल्ली में। एंड आगे अब हम बात करते हैं 16वीं से 18वीं शताब्दी की। तो 16वीं से 18वीं शताब्दी के अंतर्गत मुग़ल काल में बनी इमारतों को रखा जाता है, यानी कि जो मुग़ल कालीन इमारतें हैं वो आती हैं 16वीं से 18वीं सदी की इमारतें। तो इनमें हम मुख्यतः देख सकते हैं बुलंद दरवाज़ा, और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था अकबर ने। और इसके अलावा जो बुलंद दरवाज़ा है ये अर्ध गुम्बद शैली में बना हुआ है, तो शैली भी आपको याद रखनी है। साथ ही ये तो याद ही रखना है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था, ये कई बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। साथ ही आगरा का किला, इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने करवाया था। एंड एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने करवाया था, और जो नूरजहाँ थी वो एतमादुद्दौला की बेटी थी। और इसके अलावा पिछली वीडियो में हमने एक चीज़ और आपको बताई थी कि जो एतमादुद्दौला का मकबरा है इसमें पहली बार पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहली बार पित्रादुरा शैली का प्रयोग किसमें किया गया था, एतमादुद्दौला के मकबरे में। हालांकि ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में बताई हुई है। आगे हम बात करते हैं, शाहजहांबाद नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में शाहजहां ने की थी। और शाहजहांबाद की जो नगर है इसकी स्थापना कहाँ पर की थी, दिल्ली में की थी।
इसके अलावा दिल्ली में ही प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किला का निर्माण किया गया। आगे हम बात करते हैं दीवाने आम और दीवाने खास। ये बनवाए थे शाहजहाँ ने। जो दीवाने आम था ये आम लोगों के लिए था, मतलब जो जनता होती है उनके लिए, और ये कक्ष थे एक तरीके से जो आम लोगों के लिए होते थे। और दीवाने खास तो ये मतलब यहाँ पर शाहजहाँ यानी कि जो राजा होता था और जो भी उसके मुख्य लोग होते थे, तो ये दीवाने खास था। और एक दीवाने आम, ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था शाहजहाँ ने। और इसके अलावा औरंगजेब के शासनकाल में स्थापत्य कला का विकास शिथिल पड़ गया है, यानी कि जो स्थापत्य कला है ये औरंगजेब के शासनकाल में इसका विकास शिथिल पड़ गया है, यानी कि इस टाइम में ज़्यादा जो मंदिर हैं या इमारतें हैं, मस्जिद वगैरह, ये इनका निर्माण नहीं हुआ था। आगे हम बात करते हैं शाह दौलत का मकबरा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। शाह दौलत का मकबरा मनेर में 1617 में निर्मित हुआ और मुग़ल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर बात बिहार की चल रही है। और बिहार में मुग़ल शैली का सबसे जो सुंदर उदाहरण है वो क्या है? शाह दौलत का मकबरा, जो कि मनेर में स्थित है। और ईयर है, आपको ईयर भी याद रखना है, 1617 ईस्वी। जहांगीर के समय में ये निर्मित हुआ था और पति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था, यानी कि जो शाह दौलत थी इनके पति इब्राहिम खां काकर ने इसको बनवाया था। और इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है शाह दौलत मकबरा के बारे में। आगे हम बात कर लेते हैं शेर शाह का मकबरा। तो इसको भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि जो शेर शाह का मकबरा है ये सासाराम बिहार में है और अफ़गान शैली में निर्मित है। इसके अलावा झील के मध्य स्थित है। अष्टकोणीय आकार का ये मकबरा, यानी कि ये जो मकबरा है शेर शाह का, ये झील के बीच में स्थित है। बीच में मकबरा है और उसके चारों तरफ झील है। चौकोर चबूतरे पर ये बना हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर जो शेर शाह का मकबरा है ये शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही इसको बनवाया था और उसके बाद इसकी मृत्यु के बाद फिर इसकी बॉडी को उसके अंदर दफनाया गया। तो मकबरा भी शेर शाह ने ही बनवाया है, जो शेर शाह का मकबरा है। और ये कहाँ पर बना है? सासाराम बिहार में। आगे हम बात कर लेते हैं मध्यकाल में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ मौजूद थीं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो ये मुख्यतः आपको याद रखना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो मध्यकाल का टाइम है तो मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ मौजूद थीं? तो कितनी मौजूद थीं? 3 शैलियाँ। ये आपको याद ही रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो नागर शैली है ये उत्तर भारत में प्रचलित थी, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में एंड बेसर शैली ये मध्य भारत में प्रचलित थी। इसके अलावा द्रविड़ शैली को विमान शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों ही आपको याद रखनी है और ये कहाँ पर प्रचलित थी ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है एंड राजा मिहिर भोज ने इसको बनवाया था। एंड जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है, नागर शैली में निर्मित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। एंड महाबोधि मंदिर बिहार में है और ये भी नागर शैली में निर्मित है। आगे हम बात करें अटाला मस्जिद। तो जो अटाला मस्जिद है ये इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। एंड कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने, आरामबाग बाबर ने एंड जगन्नाथ मंदिर गंगा देव ने बनवाया था। तो ये कुछ यहाँ पर स्थापत्य कला के बारे में था, इमारतें, मंदिर, इनको आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर और अगला चैप्टर है शहर, व्यापारी एवं कारीगर, चैप्टर 6 है। तो मुगल काल में रुपया और दाम मुख्य मुद्रा थी, मतलब मुगल काल की यदि बात करें तो रुपया और दाम जो मुद्रा है वो मुख्य रूप से रुपया और दाम थी। एंड 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर मुगल राजधानी दिल्ली आया था। इसके अलावा ढाका का मलबल सारे संसार में अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध था। तो ये बात चल रही है मध्यकालीन भारत की या फिर मुगल काल के टाइम की। दक्षिण भारत में कांचीपुरम एवं मसूलीपट्टनम सूती वस्त्र निर्माण के मुख्य केंद्र थे। इसके अलावा कश्मीर जो है ये 19 साल के लिए विख्यात था। और जो खंभात है तो खंभात रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। एंड अत्यधिक मांग होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी को इसकी बिक्री पर नियंत्रण लगाना पड़ा था। तो ये आपको याद रखना है कि मध्यकालीन भारत में जो रेशम के कपड़े के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात क्या था तो वो है खंभात। और इसकी मांग इतनी ज़्यादा थी
कि इसकी मांग के लिए मतलब अत्यधिक बिक्री होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी को इसकी बिक्री पर नियंत्रण भी लगाना पड़ा था। आगे हम बात करते हैं बर्तनों पर सोने चांदी के सुंदर जड़ाऊ कार्य के लिए बीदर प्रसिद्ध था। ये सारी बातें मध्यकाल की चल रही हैं तो आपको याद रखनी है। चोल काल में कांस्य की मूर्तियाँ लुप्त मोम विधि से बनाई जाती थीं। ये भी आपको याद रखना है कि जो चोल काल है उस टाइम में मूर्तियों का निर्माण किस विधि से होता था, लुप्त मोम विधि से। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करें अजीम, जो कि औरंगजेब का पोता था। तो देखिए अजीम के बारे में वैसे तो नॉर्मली शायद नहीं सुना होगा आप लोगों ने, हमने भी पहली बार ही पढ़ा था इसको, लेकिन ये बिहार से रिलेटेड है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो अजीम है ये औरंगजेब का पोता था और 1704 ईस्वी में पटना को नए ढंग से बसाया, इसे अजीमाबाद नाम दिया। और जो लोधी मतलब जो अजीम था इसने अजीमाबाद नाम दिया था और यहाँ पर इसने मोहल्ले बनाए थे। लोधी कटरा लोधियों का मोहल्ला था और मुगलपुरा जो था ये मुग़ल सेना के अधिकारी रहते थे यहाँ पर। एंड कैवा सिकोह ये शेरशाही परिवार के लोगों का मोहल्ला हुआ करता था। और मैदान फसाहत यहाँ पर उलेमा, साहित्यकार, कवि और शायर रहते थे। इसके अलावा सदर गली की बात करें तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश का निवास स्थान था और मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, सदर उस सुदूर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है अजीम और अजीमाबाद के बारे में। आगे हम बात कर लेते हैं अंग्रेज़ों द्वारा पटना सिटी के गुलजार बाग मोहल्ले में गंगा नदी के किनारे एक व्यापारिक कोठी 1620 में बनाई गई थी। तो ये बातें देखिए पटना के बारे में या बिहार के बारे में चल रही हैं तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा पटना सिटी के गुलजार बाग मोहल्ले में गंगा नदी के किनारे एक व्यापारिक कोठी 1620 ईस्वी में बनाई गई थी। और बात करें अगर हम सोरा की तो सोरा बारूद बनाने में प्रयोग किया जाता था और अंग्रेज इसको पटना से प्राप्त करते थे। तो सोरा कहाँ से प्राप्त होता था, पटना से। एंड लखवार जो है एक जगह है जो कि पटना में है, कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। और 1620 से 21 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा पटना में रेशम से धागे बनाने का कारखाना निर्मित किया गया था। कब किया गया था, 1620 या 21 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने टकसाल की स्थापना की। टकसाल किसे कहा जाता है, सिक्के बनाने का केंद्र। तो इसकी टकसाल की स्थापना कब की गई थी, 1580 ईस्वी में, और मुगल बादशाह अकबर ने इसकी स्थापना की थी। आगे हम बात कर लेते हैं 1705 ईस्वी में अजीम के समय में यहाँ बनाए गए सिक्कों पर अजीमाबाद शब्द का प्रयोग भी किया गया था। और 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बाज़ारों का वर्णन किया है। तो ये भी याद रखना है कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में एक अंग्रेज व्यापारी जो कि जिसका नाम था पीटर मुंडी, ये भारत आया और इसने बाज़ारों का यहाँ पर वर्णन किया है। आगे बात कर लेते हैं भारत में व्यापारिक पैठ स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था, पुर्तगाल था। तो जब हमने क्लास 8 की एससीईआरटी पढ़ाई थी तो हमने बताया था कि यूरोप से जो पहला नागरिक आया था वो कौन था, वो एक पुर्तगाली था, वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। तो सबसे पहले सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए और भारत में व्यापारिक पैठ स्थापित की किन्होंने, पुर्तगालियों ने ही। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम विदेशी व्यापारियों के आने का क्रम भी देख लेते हैं भारत में कि किस क्रम में विदेशी व्यापारी भारत आए थे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक छोटी सी ट्रिक लिख ली है, PDEDF। यहाँ पर आपका P से हो जाएगा पुर्तगाल, D से डच, E से इंग्लिश यानी कि अंग्रेज, और D से डेनिश और F से फ्रांसीसी। तो इसी क्रम में जो विदेशी व्यापारी हैं वो भारत आए थे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अंग्रेज़ हैं वो पुर्तगाली और डच के बाद आए थे, किंतु फिर भी अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की, अंग्रेज़ों ने ही भारत को गुलाम बनाया। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगालियों ने आने के बाद यहाँ पर स्टार्टिंग से ही अपने धर्म का प्रसार करने लगे थे। और इसके अलावा जो समुद्री क्षेत्र था वहाँ पर इन्होंने अपना अधिकार भी कर लिया था, यानी कि दूसरे लोगों को आने भी नहीं दे रहे थे। और जो स्थानीय लोग थे वहाँ पर भी इन्होंने कई चीज़ें ऐसी की थी जिनसे स्थानीय जनता इनके विरोध में थी। और जो डच हैं वो पुर्तगालियों की वजह से भारत में ज़्यादा नहीं टिके, बल्कि इन्होंने इंडोनेशिया जो साइड है वहाँ पर अपने व्यापार का विस्तार किया। जबकि जो अंग्रेज़ आए थे तो इन्होंने स्टार्टिंग में
स्थानीय जनता के साथ कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी नहीं किया और मतलब किसी भी तरीके का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। ये सिर्फ आए और व्यापार किया। बाद में जब इन्होंने यहाँ की स्थिति को समझा कि जो आपस में राजा हैं उनकी बनती रही हैं, इस तरीके से जब इन्होंने मतलब पूरी परिस्थितियों को समझ लिया, उसके बाद ही इन्होंने अपना काम शुरू किया था। तो इस वजह से जो अंग्रेज़ हैं ये कामयाब हुए भारत को गुलाम बनाने में, और बाकी जो देश हैं वो कामयाब नहीं हो पाए। आगे हम देख लेते हैं, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी कि जो फैक्ट्री है वो कोचीन में 1503 ईस्वी में स्थापित की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी, कोचीन में, और 1503 ईस्वी में। इसके अलावा आगे हम कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं, जैसे कि जो मंदिर नगर है, तो जो तिरुपति है यहाँ पर ये मंदिर का नगर कहा जाता है। इसके अलावा जो पुष्कर है ये तीर्थ स्थल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड जो दिल्ली है ये प्रशासनिक नगर कहलाता है, और गोवा बंदरगाह नगर, और जो पटना है ये वाणिज्यिक नगर के नाम से प्रसिद्ध। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला चैप्टर 7, सामाजिक सांस्कृतिक विकास। इस्लाम धर्म का अभ्युदय अरब प्रायद्वीप में 7वीं सदी में हुआ। हज़रत मोहम्मद साहब ने इसकी शुरुआत की थी। एंड 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, और मोहम्मद बिन कासिम ही भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था। और इसने आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। और फिर इसके बाद ही आता है महमूद गजनवी, 1000 में आया था, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी आता है, वो भी हम बता चुके हैं, 1175 में वो आया था मोहम्मद गौरी। और उसके बाद जो मोहम्मद गौरी है वही अपना एक गुलाम यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़ के जाता है जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली सल्तनत के बारे में और मुग़ल साम्राज्य के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो आज यहाँ पर देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसी ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था, जिसे आगे चल करके अकबर ने समाप्त भी कर दिया था और दोबारा से स्टार्ट किया था औरंगज़ेब ने। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जजिया कर के बारे में इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया। एंड जो जजिया कर है ये गैर मुस्लिमों पर यानी कि नॉन मुस्लिम पर लगाया जाता है। तो जो मुसलमान नहीं होते थे उनसे ये कर लिया जाता था, ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, यानी कि मुस्लिमों और ब्राह्मणों को छोड़ करके। तो आगे चल के जो फिरोज शाह है उसने ब्राह्मणों पर भी इस कर को लगाया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस शासक ने जो जजिया कर है वो ब्राह्मणों से भी लिया था, फिरोज शाह ने लिया था। और पहली बार किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। और जजिया कर को समाप्त किसने किया था? अकबर ने। एंड दोबारा से किसने लगाया? तो औरंगज़ेब ने। इतने सारे क्वेश्चन जजिया कर से बनते हैं और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी रेगुलर वीडियो देख रहा होगा उन्हें ये सारी चीज़ें पता होंगी। आगे हम बात कर लेते हैं कि मनेर में आकर बसने वाले बिहार के पहले सूफी संत ये कौन थे? इमाम तजकी थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मनेर जो बिहार है, तो बिहार के मनेर में आकर के बसे थे पहले सूफी संत, वो कौन है? इमाम तजकी ही। आगे हम बात कर लेते हैं, इस्लाम धर्म का जाति पाति में विश्वास नहीं था, फिर भी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाने वाले उच्च जाति के लोगों को असराफ और निम्न जाति के लोगों को अजलाफ कहा जाता था। एंड आगे यदि बात करें भक्ति आंदोलन की, तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है ये दक्षिण भारत में हुई। और प्रमुख संत कौन थे? अलवार और नैनार। तो अलवार और नैनार ही अपने जो गाना बजाना होता है तो संगीत के माध्यम से ये भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करते रहते थे दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में। और जो अलवार थे ये विष्णु की उपासना करते थे एंड नैनार शिव की उपासना करने वाले। आगे हम बात करते हैं, इनके गीतों के संकलन को तेवरम या फिर तिरुवायकम कहा जाता था। एंड नैनार संतों की संख्या 63 थी और अलवार की 12 थी। आगे बात करें, महान दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी के उत्तरार्ध में केरल में हुआ था, भक्ति काल के समय। और शंकराचार्य ने ईश्वर के प्रति भक्ति के लिए अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं कि अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो शंकराचार्य ने किया था। और शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, यानी कि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की है। उत्तर में इन्होंने की थी बद्रिकाश्रम जो कि उत्तराखंड में है, एंड दक्षिण में श्रृंगेरी तमिलनाडु में,
और पूर्व में इन्होंने गोवर्धन मंदिर पुरी उड़ीसा में, और पश्चिम में इन्होंने द्वारिका गुजरात का शारदा पीठ, ये 4 मठ स्थापित किए थे शंकराचार्य ने। इनको आपको याद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं रामानुज के विचारों का प्रभाव दक्षिण भारत से महाराष्ट्र तक फैला, यानी कि दक्षिण भारत से लेकर के ऊपर कहाँ तक, महाराष्ट्र तक गया था। और इनकी रचनाओं को अभंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभंग। विट्ठल स्वामी मंदिर महाराष्ट्र में है, और जो विट्ठल स्वामी हैं ये विष्णु का एक रूप जो श्री कृष्ण के रूप में देखा जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के भक्ति संतों के नाम। गणेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर और चोखमेला, ये महाराष्ट्र के प्रमुख भक्ति संतों के नाम हैं। आगे राम भक्त संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे? रामानंद थे। एंड रामानंद के जो शिष्य हैं ये 2 भागों में विभक्त हो गए, एक तो सगुण संप्रदाय और एक निर्गुण संप्रदाय में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो राम भक्त संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है? रामानंद। एंड रामानंद के जो शिष्य थे वो भी 2 भागों में बढ़ गए, सगुण और निर्गुण में। तो तुलसीदास सगुण संप्रदाय के प्रमुख संत थे, और तुलसीदास ने ही रामचरितमानस लिखी है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो रामचरितमानस है वो किसने लिखी है। इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी है अवधी भाषा में। इसके अलावा जो निर्गुण संप्रदाय हैं इनके प्रमुख जो संत थे या कवि कह सकते हैं, ये कबीरदास थे, और कबीरदास रामानंद के ही शिष्य थे। इसके अलावा कबीर के विचारों का जो संग्रहण है ये बीजक में मिलता है। तो इनके जो विचार हैं उनका संग्रहण बीजक में मिलता है, कबीरदास के विचारों का। इसके अलावा सगुण और निर्गुण की यदि बात करें तो सगुण से मतलब है जो सगुण संप्रदाय के लोग थे वो प्रभु को साकार रूप में मानते थे, यानी कि उनका कुछ रूप होता है, यानी कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। और जो निर्गुण धारा के लोग थे ये निराकार मानते हैं, यानी कि ईश्वर का रूप नहीं होता, उनको वो निराकार मानते हैं। आगे अगर हम बात करें मीराबाई के बारे में, तो मीराबाई मेवाड़ राजघराने से थीं और ये रैदास की शिष्या थीं। और उसके बाद आगे यदि हम बात करें तो चैतन्य महाप्रभु ने शैशवावस्था में ही संन्यास ले लिया था, और ये बंगाल के थे। इसके अलावा ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। एंड गुरु नानक कबीर के समकालीन थे। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो गुरु नानक हैं ये किसके समकालीन थे, तो ये थे कबीर के ही समकालीन। आगे हम बात करते हैं दरिया साहब के बारे में। तो दरिया साहब इम्पोर्टेंट हैं, ये बिहार से संबंधित हैं, और दरिया साहब बिहार के संत हैं, दरिया पंथ के प्रवर्तक हैं, एंड कबीर का अवतार इनको माना जाता है, और ये एकेश्वरवादी पर विश्वास रखते थे। इसके अलावा निर्गुण संप्रदाय के ये भी समर्थक थे, यानी कि ये भी निर्गुण संप्रदाय को मानने वाले थे। सूफ़ी खानका इसकी स्थापना बहाउद्दीन जकारिया ने की थी, और जो सूफ़ी खानका है ये वह स्थान जहाँ सूफ़ी संत इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा प्रदान करते थे, यानी कि सूफ़ी खानका किसको कहा जाता था, तो यहाँ पर सूफ़ी संत इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा दिया करते थे। आगे हम बात करें, गुरु को पीर एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड फुलवारी शरीफ खानका, तो यहाँ औरंगजेब द्वारा लिखित कुरान की प्रति सुरक्षित है, यानी कि जो औरंगजेब ने कुरान लिखी थी उसकी एक प्रति फुलवारी शरीफ खानकाह में सुरक्षित रखी है। एंड 400 वर्ष पुराना है फुलवारी शरीफ खानकाह। इसके अलावा राजा राम मोहन राय अरबी फारसी भाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए थे। आगे हम बात कर लेते हैं चिश्ती सिलसिला की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या फिर इन्हें मोइनुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। और जो चिश्ती सिलसिला है ये कहाँ पर है, अजमेर शरीफ में है, और इसकी जो स्थापना है वो तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की, लेकिन इसको लोकप्रिय किसने बनाया था, निजामुद्दीन औलिया ने। तो ये दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं कि स्थापना किसने की और लोकप्रिय किसने बनाया। इसके अलावा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, और निजामुद्दीन औलिया ये संबंधित हैं दिल्ली से, नामदेव पंजाब से, एकनाथ महाराष्ट्र के थे, एंड शंकरदेव असम, मीराबाई राजस्थान, और संत दरिया साहब बिहार। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर मिलान वगैरह में कि कौन कहाँ से संबंधित है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं कि कौन कहाँ से संबंधित है। आगे हम बात कर लेते हैं चैप्टर 8 क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष।
तेलुगु साहित्य का विकास विजयनगर साम्राज्य में हुआ और मराठी भाषा बहमनी राज में प्रशासन की भाषा थी। यानी कि जो बहमनी राज है वहाँ पर जो प्रशासन चलता था, यानी कि जो भी राजकाज चलता था वो किस भाषा में होता था? मराठी भाषा में। और रामायण और महाभारत का बंगाली में अनुवाद करवाया बंगाल के शासक नुसरत शाह ने। एंड पद्मावत किसने लिखी है? तो ये लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। और जो पद्मावत है ये चित्तौड़ मिशन के दौरान, जब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ मिशन किया था उसी दौरान, मतलब उसी की कहानी को लेकर के पद्मावत लिखी गई है। जबकि ये लिखा किसके शासनकाल में गया था? ये लिखा गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में और लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। जो पद्मावत है यानी कि जो चित्तौड़ मिशन है ये 1303 ईस्वी में हुआ था और इसको जाके बाद में शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखा गया था। यानी कि काफ़ी टाइम के बाद ये लिखा गया, क्योंकि जो अलाउद्दीन है इसने 1303 में चित्तौड़ मिशन किया था और जो शेरशाह सूरी का शासनकाल था वो 1540 से 45 तक चला था। तो काफ़ी टाइम के बाद ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखा गया, लेकिन आधार उसी को बनाया गया था जो चित्तौड़ मिशन था और जो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे हम बात करते हैं बिहार की भाषाओं में मैथिली भाषा सबसे उन्नत एवं विकसित है। तो बिहार की भाषाओं में सबसे जो उन्नत भाषा है वो कौन सी है? मैथिली भाषा है। मैथिली भाषा तिरहुत क्षेत्र के दरभंगा प्रमंडल में बोली जाती है। और मैथिली भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन है? विद्यापति प्रसिद्ध कवि हैं। आगे हम बात करते हैं पटना में ख्याल और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता मिली चिंतामणि। तो चिंतामणि बिहार के प्रसिद्ध संगीतक थे और इन्हें एक उपाधि मिली थी बिहारी बुलबुल। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो चिंतामणि थे वो कौन थे? बिहार के प्रसिद्ध संगीतक। और उपाधि कौन सी मिली थी? बिहारी बुलबुल की। और फारसी के विकास के लिए लाहौर पहला केंद्र बना। तो ये भी आपको याद रखना है कि फारसी के विकास के लिए पहला केंद्र बना था लाहौर। आगे हम बात कर लेते हैं उर्दू की। तो उर्दू की जो लिपि है वो फारसी है एंड शाब्दिक अर्थ होता है शिविर या खेमा और इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में। आगे हम बात कर लेते हैं चैप्टर 9 18वीं शताब्दी में नई राजनैतिक संरचनाएं। तो 18वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य कौन थे? बंगाल, अवध और हैदराबाद। इसको हम क्लास 8 की जो SCERT है उसमें पढ़ चुके हैं, अवध, बंगाल और हैदराबाद के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं ताकावी ऋण। राज्य द्वारा किसानों को दिया जाने वाला ऋण ताकावी ऋण कहलाता था और इसका जो उद्देश्य है वो क्या था? पैदावार को बढ़ाना। यानी कि जो राज्य थे वो किसानों को ऋण देते थे खेती करने के लिए और उद्देश्य क्या था? पैदावार को बढ़ाना। आगे हम बात करते हैं सवाई राजा जयसिंह, जिनका कार्यकाल था 1681 से 1743। सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक। तो राजपूतों की यदि हम बात करें तो सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक कौन थे? सवाई राजा जयसिंह। और विख्यात खगोल शास्त्री थे ये और इन्होंने ही आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और उज्जैन में पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई थीं। तो पर्यवेक्षणशालाएं आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा एवं उज्जैन में किसने बनवाई? सवाई राजा जयसिंह ने। और यूनानी रेखा गणित यूक्लिड की पुस्तक रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था। तो ये चीज़ें याद रखनी है जयसिंह के बारे में। आगे हम बात कर लेते हैं शिवाजी के बारे में। तो इनका जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था एंड शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे और उत्तराधिकारी संभाजी और अष्टप्रधान, यानी कि उस टाइम अष्टप्रधान हुआ करते थे, यानी कि एक 8 मंत्रियों का समूह बनाया था शिवाजी ने जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था और जो शिवाजी को प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग देते थे। और अष्टप्रधान का जो सर्वोच्च पद है वो क्या था? पेशवा था। एंड बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बने, यानी कि प्रथम पेशवा कौन है? वो है बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के विरुद्ध औरंगजेब ने शाइस्ता खां के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजा था, किंतु जो शाइस्ता खां ये पराजित होकर के वापस चला गया। और दूसरा अभियान आमेर के शासक जय सिंह के नेतृत्व में भेजा। इसके बाद शिवाजी ने रायगढ़ के किले में एक स्वतंत्र राजा के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया था। और चौथ और सरदेशमुखी, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो चौथ और सरदेशमुखी ये कर थे। तो जो चौथ था ये चौथ कर कुल राजस्व का चौथाई भाग था जिसे गैर मराठा क्षेत्रों से
मराठा आक्रमण से बचने के एवज में मराठों द्वारा वसूला जाता था। यानी कि जो मराठा लोग थे वो गैर मराठा क्षेत्र से, यानी कि जो दूसरा क्षेत्र था मतलब मराठा के क्षेत्र को छोड़ करके, तो उन लोगों से कर लिया जाता था ताकि जो मराठा आक्रमण है उनसे बचा जाए। यानी कि मराठा कर लेते थे ताकि मतलब आपको यदि हमारे आक्रमण से बचना है तो आप हमें कर दीजिए, ऐसा मराठा इस तरीके से जो कर लेते थे उसे कहा जाता था चौथ कर। एंड आगे बात करते हैं सरदेशमुखी की। तो सरदेशमुखी एक अतिरिक्त कर था जो आय का 10% होता था। ये उन भूमियों से प्राप्त किया जाता था जिन पर मराठा वंशानुगत अधिकार का दावा करते थे। यानी कि ये जो कर था सरदेशमुखी ये मराठा क्षेत्र से ही लिया जाता था, जबकि जो चौथ कर था वो गैर मराठा क्षेत्रों से लिया जाता था। तो सरदेशमुखी मराठा क्षेत्र से ही लिया जाता था और यहाँ पर मतलब वो भूमियाँ थी जिन पर ये अपने वंशानुगत होने का अधिकार का दावा करते थे और वहाँ के जो किसान थे उनसे ये आय का 10% वसूल करते थे, उसे ही सरदेशमुखी कहा जाता था। आगे हम बात करते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध भी आपको याद रखना है। एंड आगे बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। यानी कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों के नेतृत्व बंदा बहादुर के हाथों में चला गया। आगे हम बात करते हैं बंगाल में स्वायत्त राज की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने। तो ये भी हम पढ़ा चुके थे कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद मुर्शिद कुली खां जो कि बंगाल में सूबेदार था, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। और मुर्शिद कुली खां के बाद फिर अलीवर्दी खां आता है। उसके बाद अलीवर्दी खां का नाती था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, उसी के टाइम प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं क्लास 8th की SCERT में। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लें। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर अगला चैप्टर यानी कि चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 है हमारे इतिहासकार। उससे पहले यहाँ पर हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, थोड़ी भी हेल्प हो रही है इस वीडियो से आपकी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखने के बाद टेलीग्राम से जुड़ भी जाते हैं, PDF भी ले लेते हैं, किंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा ना करें, काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बात कर लेते हैं सर यदुनाथ सरकार। तो जो सर यदुनाथ सरकार हैं इनका जन्म 10 दिसंबर 1870 ईस्वी में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं शिवाजी एंड हिज टाइम्स और मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन और ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर जो कि सवाई मानसिंह द्वितीय के अनुरोध पर इन्होंने लिखी थी। तो ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में इतिहासकारों के बारे में ही दिया था कि किसने कौन सी रचना लिखी है। तो ये सारी चीज़ें हम जो SCERT डिस्कस करते आए हैं, तो बीच बीच में बताते आए हैं कई इतिहासकारों के बारे में, तो वही सारे पॉइंट रिपीटेड थे, इस वजह से यहाँ पर हमने लिए नहीं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और ये क्लास 7 की SCERT थी, कंप्लीट हो गई है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। एंड आगे हम अगले वीडियो में अब क्लास 6 की साइंस लेकर के आएंगे। तो अब हम 6 से 8 तक की साइंस को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।